25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। जन सुराज को एक राजनीतिक दल का स्वरूप देने से पहले ही प्रशांत किशोर ने बड़ा राजनीतिक दावा कर दिया है। वैसे तो राजनेता इस तरह के दावों को करने से बचते हैं क्योंकि ऐसे दावों के गलत साबित होने के बाद उन्हें जवाब देना पड़ता है, लेकिन यहाँ प्रशांत किशोर की स्थिति जो है वो थोड़ी दिलचस्प है और अलग है। तो चलिए प्रशांत किशोर के इन दावों की थोड़ी पड़ताल करते हैं और विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं कि वो खुले मन से ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और ये सब करने से क्या कुछ बदलेगा। साल 2025 के अक्टूबर-नवंबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन माहौल अभी से ऐसा बन रहा है मानो अगले 1-2 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं। तेजस्वी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए आभार यात्रा पर हैं। बिहार के मुख्यमंत्री धराधर शिलान्यास और उद्घाटन के फीते काट रहे हैं। बीजेपी की तरफ से भी तैयारी है। अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पटना से होकर दिल्ली वापस लौटे हैं और इस सब के बीच प्रशांत किशोर, जिन्होंने बिहार की लंबी पद यात्रा की और अब पार्टी बनाने जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2025 का चुनाव 2024 में ही सेटल कर देंगे। 25 का लड़ाई अभी 24 में ही सेटल कर देंगे। नवंबर में आप देखिएगा रणनीतिकार प्रशांत किशोर को चुनाव कैसे लड़ा जाता है। यहाँ जितने राजनीति करने वाले लोग हैं इनको अभी हम दिखाएंगे, यहाँ तरारी में और रामगढ़ में इनके घर में घुस के इनको न हराए तो आप हमको कहिएगा कि आपके धरती का लड़का है कि नहीं। लेकिन प्रशांत किशोर ये करेंगे कैसे, ये बड़ा सवाल है। आपको पता ही है बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर इसी साल नवंबर में उपचुनाव होने हैं और इसी उपचुनाव में प्रशांत किशोर बड़ा दांव खेलने जा रहे हैं। लेकिन उनके दांव को जानने से पहले कुछ और बातों को जान लेना जरूरी है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनके नाम हैं रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज। बेलागंज से आरजेडी के सुरेंद्र यादव और तरारी से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद विधानसभा चुनाव जीते थे। लोकसभा चुनाव हुआ तो सुरेंद्र यादव जहानाबाद और सुदामा प्रसाद आरा सीट से सांसद चुने गए, लिहाजा सीटें खाली हो गई। इमामगंज सीट इसलिए खाली हुई क्योंकि यहां से विधायक जीतनराम मांझी गया से सांसद बन गए और कैमूर जिले की रामगढ़ सीट बिहार आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह की परंपरागत सीट है। इस सीट से जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पहले विधायक थे। लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव लड़े तो जीत गए और अब सांसद बन गए हैं, तो ये सीट भी खाली हो गया। तो अब आप समझिए, रामगढ़ सीट पर जगदानंद सिंह और उनके बेटे सुधाकर सिंह की पकड़ है। बेलागंज पर आरजेडी की पकड़ पहले से है। तरारी सीट पर भाकपा माले की पकड़ है। वहीं इमामगंज से जीतनराम मांझी जीतते रहे हैं तो उनकी पकड़ है। अब ऐसे में अगर प्रशांत इन सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उपचुनाव दिलचस्प हो जाएगा। और अगर ऐसे में केवल उन्हीं सीटों पर उनके उम्मीदवार उतरते हैं जहां आरजेडी और भाकपा माले की पकड़ रही है तो विपक्ष के उस नैरेशन में वो फंस जाएंगे जिसमें अक्सर उन पे आरोप लगते हैं। प्रशांत किशोर जो जी हैं, देखिए वो बीजेपी के एजेंट हैं। वैसे दिलचस्प तो ये भी कम नहीं है कि पिछले दिनों बिहार बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया साइट पर प्रशांत किशोर को आरजेडी का बी टीम बताया था। खैर, अब पीके यानी प्रशांत किशोर के उस दावे का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत किशोर अक्टूबर में पार्टी बनाएंगे। 1 महीने बाद ही उपचुनाव में उनके उम्मीदवार उतरेंगे और अगर इस दौरान वो ऐसे बयान देंगे, इस तरह के दावे करेंगे तो चर्चा होगी, माहौल बनेगा, जो कि हो रहा है। किसी भी नई पार्टी को जो 1 महीने पहले ही बनी हो उसे जनता भी भाव नहीं देती और मीडिया भी बहुत सीरियसली नहीं लेता। प्रशांत ये बात अच्छी तरह से समझते हैं। पीके जानते हैं कि उनके उपचुनाव में कूदने और लड़ने पर तब तक बहुत चर्चा नहीं होगी जब तक वो कुछ बड़े दावे न करें, बड़ी तस्वीर न पेश करें, तो वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा कि ऐसे करने के खतरे भी होते हैं, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर के लिए वो खतरे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऐसे खतरे जमी जमाई पार्टी और नेता को ज़्यादा होते हैं। नई पार्टी या नए नेता के लिए खतरे कम होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिसके पास पहले से कुछ भी नहीं है उसे कुछ भी छिन जाने का क्या ही डर होगा, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी
पा लिया, अगर उसे थोड़ा सा भी मिल गया तो वो कह सकता है देखो अभी आए, अभी बैठे और अभी खेल कर दिया। आप समझ रहे हैं ना। एक संभावना तो ये भी है कि प्रशांत किशोर उपचुनाव लड़ें और 4 में से अगर एक सीट भी उनकी पार्टी जीत जाती है या फिर चारों सीट पे उनके उम्मीदवार दूसरे नंबर पे रह जाते हैं तो वो कहेंगे कि अभी तो हमने पार्टी बनाई है और अभी हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है। तो अगर उनके उम्मीदवार नहीं भी जीतते हैं, दूसरे नंबर पे रहते हैं, तीसरे नंबर पे रहते हैं, तब भी प्रशांत किशोर के पाले में बहुत कुछ चला जाएगा। और अगर वो एक सीट भी जीत लेते हैं तो वो तो बड़े दावे कर ही सकते हैं। और ये सच्चाई होगी कि अभी 1 महीने पहले बनी पार्टी अगर एक सीट जीत लेती है तो ये दावा मजबूत हो जाएगा प्रशांत किशोर का। और राजनीति संभावनाओं का खेल है, कब क्या हो ये किसी को नहीं पता। किसी को नहीं पता कि इस उपचुनाव में जब प्रशांत किशोर उतरेंगे, उनकी पार्टी उतरेगी तो क्या कुछ खेल वो कर पाएंगी। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है, प्रशांत किशोर के दोनों हाथों में लड्डू है। इस उपचुनाव में अगर उनकी पार्टी, उनके उम्मीदवार ठीक ठाक करते हैं तब वो कह सकते हैं कि भाई हमने अभी पार्टी बनाई है, अभी देखिए हमने इतना कुछ हासिल कर लिया है। अगर वो जीत जाते हैं, एक सीट भी जीत जाते हैं तो भौकाली काट देंगे। और अगर मान लीजिए कि उनकी पार्टी इस इलेक्शन में, इस उपचुनाव में बहुत अच्छा नहीं कर पाती है, तब भी प्रशांत किशोर की नई पार्टी का चुनावी टेस्ट तो हो ही जाएगा। उनको समझ में तो आ ही जाएगा कि चुनाव कैसे लड़ना है, कितना जोर लगाना है और आगे विधानसभा चुनाव के लिए क्या कुछ तैयारी करनी है। आप समझ रहे हैं ना। तो पीके इसी लाइन पर काम कर रहे हैं। वैसे बिहार का इतिहास गवाह है कि एक उपचुनाव में आए परिणाम की वजह से ही सालों से जमी सत्ता के पांव उखड़ने लगे थे। आप कमेंट करके बताइए कि मैं किस उपचुनाव की बात कर रहा हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।